नमस्कार। आज हम कक्षा 8वीं की पुस्तक जो है पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज का पहला अध्याय जो है उसके बारे में जानेंगे। भारत की खोज किताब के जो लेखक हैं वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे। आइए जानते हैं पार्ट एक। अहमद नगर का जो किला है उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या लिखते हैं और क्या बताते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो जो पहला पार्ट है अहमद नगर का जो किला है उसमें बताते हैं कि यहाँ पर उनकी यहाँ जो अहमद नगर का किला है यहाँ उनकी जो है नवी जेल यात्रा थी। वो बताते हैं कि हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधेरे आकाश मतलब जो अंधेरा वाला डार्क एकदम अंधेरा वाला आकाश था उसमें झिलमिलाते ही दूज के चाँद ने हमारा स्वागत किया। दूज का चाँद कब निकलता है? अमावस्या के दिन चाँद नहीं निकलता। अमावस्या की दूसरे दिन जो है दूज का चाँद निकलता है और उसने जो दूज का चाँद है अंधकार आकाश में जो चाँद है उसने उनका स्वागत किया। शुक्र पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार जब नया चाँद उगता है तो जैसे मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास मतलब जहाँ वो बंदी थे, जहाँ वो उनको बंद करके रखा था, वो बताते हैं कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। चाँद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा। सहचर का अर्थ है साथी रहा। यानी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बताते हैं कि जो चाँद है, जो चंद्रमा है, जब वो बंद थे, कारावास में बंद थे, तो वहाँ वो उनका साथी रहा। यानी उसको जब वो देखते थे तो उनको लगता था कि वो उनके सहचर हैं, यानी साथी हैं। वही मुझे यह इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। यानी उसी चाँद की रोशनी से उनको ये अनुभव होता है कि अंधेरे के बाद रोशनी होती है, यानी उजाला होता है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये है सन 1953 का, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने अहमद नगर किले की पुनः यात्रा की। अब ये दूसरा चित्र देखेंगे आप कि अहमदनगर किले का यह वह कक्ष है जहाँ 1942 से 1945 में जवाहरलाल नेहरू जी को रखा गया है। ये जो कक्ष है उसके अंदर। अब अतीत का भार, अतीत मतलब जो बीत जाता है वो अतीत बन जाता है। अब जो बीते हुए समय था, अतीत यानी जो था, उसका भार कैसे उन पर पड़ता है इसके बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बताते हैं। वो बोलते हैं कि दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। बागवानी करना मतलब पेड़ पौधे उगाना, पौधों में पानी डालना, कटाई छटाई करना, यानी बागवानी करना शुरू कर दिया। मैं रोज़ कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियाँ बनाने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई। मलबे होते हैं जब उसमें पत्थर, ईंट, सीमेंट सब मिक्स हो जाता है, सारी अवशेष मिल जाते तो वो मलबा बन जाता है। चूँकि यह इतिहास स्थल है इसीलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्भी संध्या देखी है। दुर्भी संध्या का मतलब कि जब ये युद्ध होता था तो उस समय कई षड्यंत्र रचे जाते थे। दुर्भी संध्या का अर्थ ही है षड्यंत्र रचे जाते थे। उस समय लोग अलग अलग तरीके के योजनाएं बनाते थे कि कैसे युद्ध करना है, कैसे किसी को हराना है। यहाँ का जो इतिहास है, यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। यह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर के शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया। यानी सेना को उसने लीड किया। किसने किया? चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला ने। पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। खुदाई के दौरान हमें जमीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुम्मद कहते हैं कि जैसे आपने छत होती है, छत जो ऊपर से गोलाकार आकृति में होती है उसे कहते हैं गुम्मद।
और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके, क्योंकि ना तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और ना ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। जब मैंने कुदाल कुदाल कहते हैं जिससे हम मिट्टी खोदते हैं, खोदने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो औजार, उसको कुदाल कहते हैं, कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली थी। अब नेहरू जी कहते हैं कि अब उन्होंने वो बागवानी करने के लिए जब वो कुदाल प्रयोग करते हैं, खोदने का काम करते हैं, तो उन्होंने ये सारे काम छोड़ के अब हाथ में क्या उठा ली थी, कलम उठा ली थी। अब मैं जब तक आजाद अब पर अब जब तक आजाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। ना ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार का अर्थ होता है अधिकार कर, मैं फ़िलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। ऐसा ही कौन बोलता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ऐसा बताते हैं। बचा रहता है अतीत, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। विद्वतापूर्ण मतलब एकदम जैसे एकदम ज्ञानी लोग लिखते हैं उस तरीके से वो नहीं लिख सकते, ऐसा उन्होंने बोला। मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों मतलब जो रोज के कार्य होते हैं वो के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। गेटे ने एक बार कहा था, गेटे जो है एक इंग्लिश राइटर हैं, उन्होंने क्या कहा था एक बार, हम जानते हैं, इस तरह का जो इतिहास है, इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। अब अतीत का दबाव यानी जो बीत गया उसका कैसे प्रेशर पड़ता है उसके बारे में वो बताते हैं। दबाव भला हो या बुरा, अगर यानी जो प्रेशर होता है वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो, दोनों तरह से अभिभूत करता है, दोनों तरह से हमें इफ़ेक्ट करता है। ठीक है। और कभी कभी यह दबाव दम घोटू भी हो जाता है। जब हम पे कहीं से भी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो ये हमारा दम घुटने लग जाता है इस चीज़ से। तो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती है, मसलन भारत और चीन की सभ्यता। आखिर मेरी विरासत क्या है? मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सब का जिससे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया, उसकी विजयों के उल्लास का, उसकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का। पराजय मतलब जब हार जाते हैं उसकी जो दुखद जो यंत्रणा होती है, जो दुखद फीलिंग होती है उसका, या मानव के उन हैरत अंगेज मतलब जो उनको एकदम वो कर देते, एकदम हैरान कर देते हैं साहसिक कार्यों का, जिनकी शुरुआत युगों से पहले हुई और जो अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती है। मैं इन सब का वारिस हूँ, साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। कोई भी व्यक्ति होता है वो औरों से नेहरू जी क्या बोलते हैं कि कोई भी जो व्यक्ति है वो एकदम पूरी तरीके से दूसरे व्यक्ति से अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है, जो हमारे रक्त का अर्थ है खून, मांस मतलब जो हमारी स्किन है वो, और अस्थियां मतलब हमारी जो बोन्स है, हड्डियां जो है अस्थियों में समाई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात इस लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए हैं। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई मतलब जो उनको विषय जो है और जब कठिन लगता है और जटिलता जब मुश्किल लगता है तो वो मुझे भयभीत करता है, यानी उनको डराता है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ, ऐसा नेहरू जी इसमें बताते हैं। आशा है कि आपको ये समझ आया होगा लेसन। और इसमें से जो है मोस्टली जो है MCQs आते हैं एग्ज़ाम में, तो आशा करती हूँ आपको सब समझ आया होगा। धन्यवाद।